नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की मिट्टियों के बारे में। आज हम एमसीक्यू के माध्यम से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मृदा से संबंधित वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले 3-4 वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप पहले वो वीडियो देख के आइए। वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आज हमारा मेनली फोकस होगा सॉइल्स ऑफ इंडिया। कितने टाइप की सॉइल्स होती है, सॉइल्स का क्या उपयोग होता है, भारत में कौन सी कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, वो सब आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, यानी कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का कारक बताने हैं आपको। उच्चावच भी करता है, वनस्पति भी करती है, समय भी करता है, जलवायु कैसी जलवायु है वो भी डिपेंड करती है मृदा के निर्माण में। इसके अलावा 1-2 कारक और भी है, जैसे अपने हो गई चट्टानें भी हो गई। तो अपन ऐसा देख सकते हैं ये मिट्टी है, तो इसका निर्माण के लिए उच्चावच, वनस्पति, समय, जलवायु एंड चट्टानें ये सभी डिपेंड करते हैं मृदा के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन से मृदा के घटक होते हैं। तो मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं वो आपको क्या करना है, बताना है। खनिज होता है मृदा के घटक में, ह्यूमस होता है यानी कि ह्यूमिडिटी, एयर वायु होती है एंड जल होता है। तो उपयुक्त तो सभी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने की कोशिश करेंगे। मृदा की विभिन्न परतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये रहे विभिन्न परत यानी कि लेयर्स ऑफ सॉइल्स के परत, ये ऐसी दिखती है, इसमें पौधे की जड़ें वगैरह होती है। यहाँ पे आती सघन हुमस होती है, ज़्यादा स्थिति होती है मृदा की। दूसरे में क्या दिया हुआ है, उपमृदा दी हुई है। तीसरे में अपसहित सेल दिए हुए, यहाँ पे अपसहित जो यहाँ से रीस के आती है ना मृदा के जो खनिज वगैरह, तो वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। नीचे होते हैं वो सेल होते हैं यानी कि चट्टानें होती है बड़ी बड़ी। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको ना, और कथन को क्या करना है, सही करना है। तो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल के संयोग सबसे ऊपरी परत के संस्तन में होता है। तो पोषक तत्व यहाँ से लेते हैं पौधे, और क्या दिया हुआ है, खनिज पदार्थ भी यहीं से मिलते हैं। ये ऊपरी मृदा परत के परत से सॉइल को क्या मिलती है, एक तो यानी पौधे को मिलता है, एक तो खनिज मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, भोजन मिलता है। तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है। तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले चट्टानें होगी, उसके बाद वो अपसहित होगी। अपसहित मतलब कि जो रीस के आते हैं मटेरियल वो यहाँ पे जमा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है हमारा, उपमृदा आएगी, और यहाँ पे क्या आएंगे, पोषक तत्व जो पौधे लेते हैं। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो 1 व 2 दोनों कदम आपके करेक्ट है। ये एक बार देख लेना आप। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो जलोढ़ मृदा का सबसे, जलोढ़ मृदा होती है जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है और व्यापक क्षेत्र में फैली हुई होती है। तो ये उत्तरी मैदान पूरा कवर करती है, और नदियों का डेल्टा क्षेत्र वो किससे बना होता है, जलोढ़ मृदा से बना होता है। तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ होती है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य है, सत्य कथन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इनमें से। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों घाटियों के बीच में पाई जाती है। अभी हमने देखा था ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र रहा, और ये उत्तरी मैदान रहा। यहाँ पे नदियों का डेल्टा बनाती है, उसमें सभी जो नदियाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो पोटास की पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहता है, खादर कहते हैं। निक्षेपित यानी कि जो नई मिट्टी बनती है उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है वो पुरानी हो जाती है काफ़ी समय से, तो उसको क्या कहा जाता है, तो भांगर कहा जाता है। ये आप याद रखना, ये काफ़ी बार पूछते हैं कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है और नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है। तो उपयोग तो सभी सही है इसमें। निम्न में किस मृदा को रेगुर
कहते हैं। रेगुर मृदा किसको कहा जाता है? तो रेगुर मृदा को या काली मृदा को, ये एक ही बात है। काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए है? तो कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी फसल, कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो काली मृदा मानी जाती है। इसको श्वेत जुताई वाली भी मृदा के रूप में देखा जाता है। इसमें दरारें ना पड़ जाती है तो इसकी जुताई का काम रहता नहीं है, तो ये सौते जुताई का एग्जाम्पल भी देती है। निम्नलिखित में किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा वाली राज्यों का आपको नाम बताना है। तो गुजरात में पाई जाती है काली मृदा, महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्रा में पाई जाती है। तो पंजाब में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है आप कमेंट करेंगे। तो पंजाब में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें 1 और 2 और 3। राजस्थान में कौन से ज़िले में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है? राजस्थान में कौन से ज़िलों में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी आप कमेंट करेंगे। निम्न में कौन सी विशेषता एक काली मृदा से संबंधित है? तो काली मृदा या रेगुर मृदा से संबंधित विशेषता है वो आपको बतानी है। तो ये काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, इसीलिए ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये लंबे समय तक क्या करती है? नमी को यानी कि मॉइस्चराइजर को बनाए रखती है। काली मृदा में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत है आपका। तो इसमें चूना पाया जाता है, एक लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और एक एल्यूमिना पाया जाता है। तो फॉस्फोरस नहीं पाकर नाइट्रोजन और जैव ये नहीं पाकर क्या पाएंगे? चूना पाया जाता है, मैग्नीशियम, लोहा पाया जाता है एंड एल्यूमिना पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। तो केवल कथन एक ही करेक्ट होगा आपका। लाल मृदा का रंग लाल होना का कारण है। अब लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? उसका कारण क्या होता है? लोह के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लाल मिट्टी के संबंधित आपको क्या करना है? कथन को सही बताना है। तो लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रेवदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, तो ये इसमें जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है, तो बिल्कुल करेक्ट है 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? तो लेटेराइट मृदा के संबंध में कथन सही नहीं है, वो आपको क्या करना है? बताना है। तो ये मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु नहीं, ये पूर्वी राज्यों में केरल वगैरह यहाँ पे क्या पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ये बहुत ही अपसलातिक मिट्टियाँ होती है। ये मृदाएँ प्रायद्वीप के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। ये उपजाऊ नहीं होती है, पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है, ये अनुपजाऊ होती है, यानी ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं और ज़्यादा अनुपजाऊ भी नहीं, तो बीच की मिट्टी होती है ये। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू की मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक वगैरह हो गया, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है और वहाँ पे काजू की अच्छी खासी फसल देखने को मिलती है। लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? तो लवणीय मृदा में सबसे ज़्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो उपयुक्त तीनों पाए जाते हैं। सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। कौन सी? लवणीय मृदा में, यानी कि एसिडिक सॉइल में कौन से प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं? तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में किस कारण से लवणीय हो रही है? तो ये किस कारण से लवणीय हो रही है? यानी कि सिंचाई वाले क्षेत्र, यानी कि पंजाब ले लो, हरियाणा, जहाँ पे कृषि की सिंचाई हो रही है, वहाँ पे खेतों की जुताई हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है? फसलों का बुआई ज़्यादा हो रही है, सिंचाई ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे लवणीय यानी कि एसिडिक मिट्टी होने का कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो रासायनिक खादों के उपयोग से वो क्या हो रही है? एसिडिक हो रही है। तो खाद क्या होती है? रासायनिक, यूरिया वगैरह है, पोटाश वगैरह, ये जो हम पेस्टिसाइड करते हैं उनमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है। इसी कारण उनकी क्या हो जाती है? मिट्टी की उपजाऊपन हट जाता है और वो एसिडिक मृदा का क्या कर लेती है? रूप धारण कर लेती है।
किसका उपयोग करके मृदा की लवणता व क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो जिप्सम एकमात्र ऐसा खनिज है जिसका उपयोग करके मिट्टी की एसिडिटी, अगर ज़्यादा एसिडिटी हुई तो जिप्सम का उपयोग करते हैं, अगर ज़्यादा क्षारीय भी हो गई तो उस जिप्सम का उपयोग करके उसकी मिट्टी को एकदम सही तरीके के रख रखाव कर सकते हैं अपन। निम्न में कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो पीट मृदा के लिए सबसे उपयुक्त कौन से क्षेत्र है? तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, पीट मृदा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है, तो मृदा अवकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? तो मृदा की उर्वरता में ह्रास होता है, मृदा की उर्वरता में क्या होता है, वृद्धि होती है, या पीएच का मान 6 से 7 के बीच होना, या मृदा में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, का कम होना। तो इसमें क्या होता है, मृदा की उर्वरता में ह्रास होती है ना, यानी मिट्टी की उपजाऊता क्या होती है, खत्म होती है ना, जैसे जैसे खत्म होने की कगार पे जाती है उसको क्या कहा जाता है, अवकर्षण कहा जाता है। इसमें इसके पोषक तत्वों का स्तर क्या कर जाता है, गिर जाता है मिट्टी का बिल्कुल भी। मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मृदा अपरदन के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है और क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो पवन और जल मृदा अपरदन के लिए दोनों शक्तिशाली कारक है। पवन आती है तो मृदा अपरदन होता है, जल का अगर बाढ़ वगैरह आती है तो भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। समतल भूमियों पर मूसलाधार बरसात के बाद परत अपरदन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्या हुई है, बरसात हुई है, तो यहाँ से मिट्टी क्या होगी, खिसक के दूसरे स्थान पे चली जाएगी। अवनाली का अपरदन सामान्य से तीव्र ढालों पर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है 1, 2 और 3। उत्खात भूमि कहो या बीड़ भूमि का कहो, बिल्कुल एक है, जो चंबल में की नदियों में पाई जाती है। चंबल नदी होती है उसमें बीड़ भूमि पाई जाती है। विकास किस प्रकार के मृदा के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? तो सबसे ज़्यादा चंबल की नदियों में कौन सा अपरदन होता है? तो अवनाली का अपरदन होता है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? तो भारत की मृदा अपरदन किससे संबंधित है? एक तो झूमगर्सी से, एक है वन उन्मूलन से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं अपन वनों को, उन्मूलन को। जलवायु को कोई फर्क नहीं डालता है, वैदिक कृषि भी नहीं डालती है, तो 2 और 3। निम्नलिखित में कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, अति चराई को नियंत्रण करना, यानी ज़्यादा चराई हो जाती है उसको भी क्या करना, रोकना होता है। यहाँ पे 500 जानवर अगर साथ चल रहे हैं तो उनके खुरों में क्या करती है, मिट्टी है ना लग के एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, और वो मिट्टी क्या हो जाती है, वहाँ की अनुपजाऊ हो जाती है। स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना, पहाड़ी ढालों पर क्या होता है, जो आदिवासी लोग या स्थानीय लोग होते हैं वहाँ उनके द्वारा क्या की जाती है, झूम कृषि की जाती है, जो जंगलों को नष्ट करके वहाँ पे खेती की जाती है। वो 4-5 साल तक उपयोगी होती है, फिर वो क्या करती है, अनुपजाऊ होने के कारण वो पलायन दूसरे स्थान पर कर देते हैं। तो ये तीनों करेक्ट है आपके। निम्न मिट्टियों में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऐसी मिट्टी का नाम बताना आपको जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्माण हुई है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ, लेटराइट मिट्टियाँ, या लाल मिट्टियाँ, या रेगुर मिट्टियाँ। तो बेसाल्ट लावा के निर्माण से कौन सी हुई है? तो काली मिट्टियाँ कहो या रेगुर मिट्टियाँ कहो, ये एक ही है। भारत की लेटराइट मिट्टियाँ के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में सत्य कथन आपको क्या बताना है? लेटराइट मृदा के बारे में आपको क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो ये वे साधारणतः लाल रंग की होती है। कथन गलत है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, बिल्कुल गलत। इन मिट्टियों में टेफियोका और काजू की फसल बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमने देखा था काजू की फसल के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसमें क्या पाया जाता है, जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और पोटाश की क्या होती है, इसमें कमी होती है। समृद्ध नहीं होते होकर क्या होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। जैविक पदार्थों की, पोटाश, नाइट्रोजन, इनकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कमी होने के कारण ये क्या होती है, बहुत ही कम उपजाऊ ज़मीन होती है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड की मात्रा होगी तो ही उसका रंग क्या होगा, लाल होगा, वरना नहीं होगा। निम्न में कौन सी मिट्टी चाय बागवानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है?
तो चाय बागवानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो अम्लीय मिट्टी क्या होती है चाय बागवानों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। चाय की बागानों के लिए 25 से 30 डिग्री होना आवश्यक होता है, और वर्षा का तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होता है। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा क्या चाहिए होती है? चाय की फसलों के लिए चाहिए होती है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है अपना, पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधे को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी होती है वो क्या कहते हैं आसानी से अपना जल सोख नहीं पाती है, तो वहाँ पे क्या होती है वो पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा बनी रहती है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किससे सौते जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? सौते जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। कल हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।